नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी, तो हमने कोशिका के विषय में पढ़ लिया था। आज हम कोशिका के विभाजन के विषय में पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिकांग गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी कोशिकांगों को हमने का अध्ययन कर लिया था, तो उनके विषय में डिटेल में जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और अब आइए समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहा जाता है। ये कोशिका विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका विभाजन में इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले वॉल्डियर ने 1888 ईस्वी में किया था। जो वॉल्डियर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1888 में गुणसूत्र शब्द को खोजा था। और ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, हमने केंद्रक में पढ़ा था क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन पदार्थ जो केंद्रक की अंतरा अवस्था में पाया जाता है तथा विभाजन के समय छोटे और पतले धागों में विभाजित हो जाता है, संघनित हो जाता है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक में जो क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है, जो अंतरावस्था में पाया जाता है और केंद्रक के विभाजन के समय में संघनित हो जाता है, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम इज द बेस ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम क्या होते हैं? आधार होते हैं आनुवंशिकता के। ये किसने सबसे पहले बताया? ये सटन और बावेरी नाम के वैज्ञानिक थे, दो, सटन एंड बावेरी। उन्होंने बताया 1902 में कि क्रोमोसोम बेस होते हैं हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के आधार माना जाता है क्रोमोसोम को। ये क्रोमोसोम कायिक कोशिका में डिप्लॉयड होते हैं, 2n से दर्शाया जाता है। द्विगुणित होते हैं। युग्मकों में जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित को हम n से दर्शाते हैं और द्विगुणित या डिप्लॉयड को 2n से, अगुणित को n से, हैप्लॉयड इसे बोलते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्रोमोसोम को कि कुछ जीवों में कि क्रोमोसोम किस सीक्वेंस में मिलते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे, ये ऑड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इवन रहते हैं, यानी कि सम संख्या में रहते हैं। तो देखिए, गोल कृमि में 2 पाए जाते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मटर में 14 गुणसूत्र, प्याज में 16 गुणसूत्र, मक्का में 20 गुणसूत्र, चावल में 24 गुणसूत्र, मेढक में 26 गुणसूत्र, सूरजमुखी में 34 गुणसूत्र, चूहा में 42, मनुष्य में 46, आलू में 48, कुत्ते में 78, कबूतर में 80, गोल्ड फिश में 100 और अमीबा में 250 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कुछ जीवों के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। सबसे जो कम गुणसूत्र पाया जाता है वो एक प्लांट है। प्लांटों में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस नाम का प्लांट होता है, जिसमें 4 गुणसूत्र केवल पाए जाते हैं। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस जो कि एक पौधा है और इसमें केवल 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीवों में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं आफियोस्टोक प्यूरिलिस, कुछ गलत है, आफियोटोक प्यूरिलिस, जिसमें 2 गुणसूत्र पाया जाता है। ये एक जीव का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है आफियोटोक प्यूरिलिस, जिसमें 2 गुणसूत्र। ये एक जीव है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, जिसमें 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या है। सबसे अधिक गुणसूत्र पाया जाता है फर्न में, आफियोग्लोसम रेटिकुलम 1262 गुणसूत्र, 1262 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओलोकेंथ जो कि एक प्रोटिस्टा है, जीव में आता है, उसको एक प्रोटिस्टा जंतु है जो कि जिसमें 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हमने गुणसूत्र के विषय में एक पढ़ जाना कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र को हेरिडिटी का बेस सटन और बावेरी ने बताया था। कब बताया था? 1902 में बताया था। क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन वॉल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जो कि 1888 में किया था उन्होंने। अब आइए हम समझते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है। हमने पिछले क्लास में जाना कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है और कि कौन कौन से स्टेप हैं। आज हम डिटेल में देखेंगे कि कोशिका विभाजन असूत्री और अर्धसूत्री और समसूत्री कैसे होते हैं। तो इसको आज हम डिटेल में देखते हैं।
असूत्री विभाजन जो होता था, पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो असूत्री विभाजन होता है वो सीधा केंद्रक में हो जाता है और तर्कु निर्माण और गुणसूत्रों की इसमें संख्या डिपेंड नहीं करती है, मान्य संख्या नहीं होती है, ये सीधा केंद्रक में विभाजन हो जाता है, तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन जो होता है उसे सबसे पहले असूत्री विभाजन का मतलब ही है कि यह सीधा केंद्रक विभाजन है। क्या है? सीधा केंद्रक का विभाजन होता है। सीधा केंद्रक का विभाजन इसमें होता है। इसमें तर्कु निर्माण नहीं होता है, जैसा कि अर्धसूत्री और समसूत्री में सेंट्रोमियर वो होकर के विभाजित होकर के तर्कु बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तर्कु रूप निर्माण करते हैं और गुणसूत्रों की बराबर बराबर संख्या बढ़ती है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसे असूत्री कहा जाता है और इसमें सीधा केंद्रक विभाजित हो जाता है। ये सर्वप्रथम किस में देखा गया था? सर्वप्रथम यह मुर्गी की भ्रूण की आरबीसी में, ये सबसे पहले मुर्गी के, इसे नोट डाउन कर लेंगे, मुर्गी के भ्रूण की आरबीसी में देखा गया था। मुर्गी के भ्रूण की आरबीसी में इसे देखा था और इसे देखा सबसे पहले किसने था? इसे देखा था रॉबर्ट रमैक नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट रमैक नाम के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसे देखा था। ये विभाजन जो है ये आदि प्रकार का विभाजन है, सबसे प्राचीन विभाजन, आदि का मतलब प्राचीन, सबसे पुराना विभाजन है, पुरानी विधि है और ये प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्तनधारी आदि में उनकी गर्भ झिल्लियों में होता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ इनकी यीस्ट होते हैं और स्तनधारी जो होते हैं उनकी गर्भ झिल्लियों में होता है और पुराने ऊतकों में पाया जाता है। आइए हमने असूत्री विभाजन को देख लिया, अब हम समझते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, एक मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाएं जैसे सोमैटिक सेल होती हैं, शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कायिक कोशिकाएं कहते हैं। जनन कोशिकाएं जिन्हें जर्म सेल होती हैं, तो जर्म सेल में अर्धसूत्री और जिसे मियोसिस कहेंगे और समसूत्री जिसे माइटोसिस कहेंगे, तो ये होते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं समसूत्री को। समसूत्री विभाजन की व्याख्या सबसे पहले पादपों में स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस, कई बार क्वेश्चन माइटोसिस हिंदी में भी मिटोसिस लिख करके दे देता है, मियोसिस लिख कर दे देता है, तो हमें इसे अच्छे से समझना है कि क्या माइटोसिस है क्या मियोसिस है। समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, इसे सर्वप्रथम पादपों में ई स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने 1875 में देखा था। पादपों की दैहिक कोशिकाओं में देखा था किसने? ई स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने। ई स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने 1875 में 1875 में देखा था। फिर उसके बाद जंतुओं में इसे डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा था 1889 में। 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतुओं में इसे देखा था और ई स्ट्रॉसबर्गर ने पादपों में इसे देखा था 1875 में।
समसूत्री विभाजन शब्द को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही प्रतिपादित किया था 1882 में। ये समसूत्री विभाजन को किसने बताया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कब बताया था? 1882 में बताया था। इस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं देती हैं, दो डॉटर सेल बनाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है और वो उसमें जो इसके स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। और जो इसमें कोशिकाएं बनती हैं वो द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। तो समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम पादपों में स्ट्रासबर्गर ने देखा था, जंतुओं में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने देखा था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही सबसे पहले समसूत्री विभाजन नाम दिया था, जिसको 1882 में उन्होंने ये नाम दिया था। उन्होंने ये बताया कि ये दैहिक कोशिकाओं में होती हैं, शरीर की समसूत्री विभाजन शरीर की दैहिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल में होती हैं। ये नोट डाउन कर लेंगे, दैहिक कोशिकाएं में ये विभाजन पाया जाता है। दैहिक कोशिकाओं का मतलब है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। और ये जो इनमें कितनी डॉटर सेल मिलती हैं? डॉटर सेल इनमें 2 डॉटर सेल बनती हैं, जो कि क्या होती हैं? ये दोनों डॉटर सेल डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित होती हैं, यानी कि 2n सेल्स बनती हैं। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में देखेंगे। अभी हमने ये जाना कि इसे किस वैज्ञानिक ने क्या बताया था और इसका मुख्य लक्षण क्या है। अब हम इसका स्टेप डिटेल में देखेंगे कि ये किन पदों में पूर्ण होता है। जो पौधे होते हैं उनमें ये विभज्योतकों में होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू में पाया जाता है। पौधों में ये जैसे मनुष्य की शरीर के मनुष्य के किसी भी जीव के दैहिक कोशिकाओं में होता है, उसी तरह से पौधों की ये मेरिस्टेम में होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, उनमें ये विभज्योतक जो होते हैं, जो कि विभाजित होकर शरीर पौधों का भी पादप टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो विभज्योतक होते हैं वो विभाजित होकर पौधों के अंगों का निर्माण करते हैं। तो उसमें ये समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब ये समझते हैं कि किन पदों में पूर्ण होता है। इनमें 2 पद होते हैं। पहला केंद्रकीय विभाजन होता है, केंद्रकीय विभाजन होता है इसमें। और फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। पहले केंद्रकीय का विभाजन होगा और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। केंद्रक जो होती हैं उसका 2 भागों में विभाजन होता है, और वो जो केंद्रक जो 2 भागों में बढ़ते हैं उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले इसमें केंद्रक का जो विभाजन होता है तो उसमें 4 अवस्थाएं ये बनती हैं। पहली अवस्था है पूर्वावस्था, पूर्वावस्था। दूसरी अवस्था है जिसे प्रोफेज कहते हैं, मध्यावस्था, जिसे मेटाफेज कहते हैं, और पश्चावस्था, पश्चावस्था को एनाफेज कहते हैं। ये स्टेप बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लेंगे। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अंत्यावस्था जिसे टीलोफेज कहते हैं। केंद्रकीय विभाजन होता है, केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक जब विभाजित होता है तो पूर्वावस्था आती है पहले पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज आता है। इसी तरह से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये केंद्रक के विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका पट निर्माण द्वारा कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा था क्या होता है। केंद्रक जब विभाजित हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव्य बाहर से विभाजित होकर के, और 2 प्रकार का ये होता है, सक्सेसिव तथा समक्षणिक, यानी कि उत्तरोत्तर और समक्षणिक। पहले
उत्तरोत्तर होता है, फिर समक्षैतिक होता है। और इस प्रकार से जो कोशिका के बाहर की जो लेयर होती है वो बनती है इससे। और जो कोशिका की जो डॉटर सेल जो ये केंद्रक विभाजित होंगे तो गुणसूत्र विभाजित बनेंगे। गुणसूत्रों को कवर करने के लिए ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और एक सेल वॉल बनती है अलग अलग, 2 सेल वॉल बन करके इन दोनों के अलग अलग गुणसूत्रों का विभाजन बराबर संख्या में होता है और उनको कवर करती है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन का बस इतना है कि वो बाहर की लेयर बनाती है कोशिका द्रव्य विभाजित होकर। लेकिन इसका मेन जो है वो क्या है, ये केंद्रक का विभाजन इसमें मेन है। तो हम इस चारों अवस्थाओं को डिटेल में आप पढ़ेंगे कि ये चारों अवस्थाएं किस तरह से आती हैं बाय डायग्राम। आप साथ में एक रफ कॉपी और पेन लेकर के रखा करिए और इसे नोट डाउन किया करिए, रफली नोट डाउन करिए वीडियो को रुक रुक कर, और उसके बाद फिर अपना डिटेल में खुद से समझ करके नोट्स बनाइए। तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है कोई भी स्टेप कैसे लर्न करने का। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि पहले पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद खुद के नोट्स बनाइए। तो वो आपको ये समझ में आता है कि मुझे कैसे लिखना चाहिए, क्या है। बाकी आप खुद स्वयं ही इतने समझदार हैं। देखिए, विभाजन होता है तो उसके जो समसूत्री विभाजन का एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कुछ बड़ा हो रहा है, एक सेकेंड। मेरे पास 2 मार्कर है, आप इसका कलरफुल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमारे पास सिर्फ 2 मार्कर है तो हम सिर्फ 2 मार्कर का यूज़ कर रहे हैं इस पर। बाकी नोट्स वगैरह में हम कलरफुल डायग्राम बना सकते हैं। समसूत्री विभाजन काफ़ी ही इजीली याद हो जाता है। थोड़ा सा टफ होता है असूत्री विभाजन, क्योंकि उसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं और वो 4 डॉटर सेल फिर पहले 2 डॉटर सेल डिवाइड होती हैं और उसके बाद फिर 2 डॉटर सेल डिवाइड होती हैं। तो उसे लर्न करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ईजिली ये विभाजन याद हो जाते हैं। ये पहले क्या होता है कि दो गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र हैं। डिप्लॉइड सेल बनेंगी तो 2 गुणसूत्र होंगे। उन गुणसूत्रों का में क्या होता है कि रेप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होकर के इन गुणसूत्रों में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं और फिर उसके बाद माइटोसिस होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टेप है ये माइटोसिस का स्टेप है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम अच्छे से एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी रफली इसे समझते हैं कि पहले रेप्लिकेशन होता है, माइटोसिस होता है। रेप्लिकेशन होकर इस तरह से गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, फिर उनमें माइटोसिस होने लगता है। सेंट्रोमियर किनारों पे चले जाते हैं। गुणसूत्रों में जो बाहर की जो सेल वॉल है वो बीच बीच से दबने लगती है और यहाँ तर्कु रूप का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर हल्का होने लगता है और ये
तर्क रूप इस तरह से बटने लगता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 भागों में बनने लगते हैं। इसके बाद 2 सेल्स अलग अलग बार डिवाइड हो जाती हैं और दोनों में फिर से डिप्लॉयड सेल बन जाती हैं। 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 2 गुणसूत्र दोनों में आ जाते हैं और इस तरह से ये 2n डॉटर सेल बन जाती है। तो विभाजन इस तरह से होता है और ये 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल बनी हुई हैं। ये है समसूत्री विभाजन का हमने एक संक्षिप्त रूप में जाना। अब हम इसे विस्तृत देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी स्टेज आती है। सबसे पहले स्टेज होती है प्रोफेज। पहले बनती है एक अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन धागे इस तरह से होते हैं। 4 क्रोमेटिन धागे हैं। फिर इसे क्या लिख लेते हैं, स्टेप्स को आप नोट डाउन करते चलेंगे। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज पहले बनती है। उसके बाद आती है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि धागे आपस में संघनित होने पास आ जाते हैं एक दूसरे के और संघनित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बनती ये है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज इसमें होता है इंटरफेज के बाद समसूत्री विभाजन की पहली और सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक गुणसूत्र का 2 सहायक क्रोमेटिड का अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। इसमें जो केंद्रिका होती है उसकी कला टूट जाती है और केंद्रिकाएं 2 भागों में बट जाती है। उसके बाद केंद्रिका गायब हो जाती है, पहले टूट जाती है और केंद्रिका गायब हो जाती है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे हम केंद्रिका बना लेते हैं। इसमें अर्ली प्रोफेज में तो होती है लेकिन फिर ये टूट जाती है और गायब हो जाती है ये। और लेट प्रोफेज में जो धागे होते हैं वो पास आ जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं। पास आकर एक साथ नहीं जो एक जोड़े के रूप में पास आ जाएंगे। तो ये होता है लेट प्रोफेज में। और अंतिम पूर्वावस्था में तर्क रूप बनते हैं। इसी में क्या होता है, जब केंद्रिका टूट के गायब होती है तो तर्क रूप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। आगे देखते हैं। बाहर की जो वॉल होती है ये वॉल भी हल्की पड़ जाती है। लेट प्रोफेज में भी जो इसकी वॉल है वो हल्की पड़ जाती है और धीरे धीरे इस प्रोफेज में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें मेटाफेज, इस स्टेप को मेटाफेज, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज कहते हैं। ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज कहते हैं क्योंकि इसमें तर्क रूप बनना शुरू हो जाता है। तर्क रूप में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है इस तरह से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और पास आकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक भुजा वाली 4 भुजाओं वाले क्रोमोसोम बन जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको पहले वीडियो में ही कि विभाजन, कोशिका विभाजन एक लंबा टॉपिक है और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हम केवल समसूत्री विभाजन को ही अच्छे से समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इसमें 2 संतति सेल बन रही हैं तो इसको समझने में इतना टाइम लग रहा, तो उसमें 4 संतति सेल बनेंगी तो उसको समझने में एक और टाइम लग सकता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसे आज केवल समसूत्री विभाजन को ही समझेंगे।
ये है मेटाफेज। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमियर पर तर्कु तंतुओं के जुड़ने के कारण गुणसूत्र सक्रिय गमन द्वारा केंद्र या मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो तर्कु रूप बन रहे हैं वो किनारे से बन रहे हैं, और जो गुणसूत्र हैं ये क्या है, एक यहाँ पे इमेजिनरी के देख सकते हैं कि केंद्रीय रेखा बनी हुई है मध्य में, और वहाँ पर ये दोनों व्यवस्थित हो गए हैं। सॉरी। अब आगे क्या होता है, हमने पहले ही देखा कि मेटाफेज आया, 4 स्टेप देखे थे जिसमें से प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, अब कौन सा स्टेप आएगा, अब आएगा एनाफेज। क्या आएगा, एनाफेज में क्या होता है, ये तो अर्ली मेटाफेज है, और अर्ली मेटाफेज में इस तरह से ये किनारों पर व्यवस्थित है। धीरे धीरे ये क्या होती है, वॉल गायब हो जाती है, और फिर उसके बाद ये जो किनारों पर एकदम ट्रायंगल शेप बना करके एकदम सेंटर पे आ जाते हैं ये गुणसूत्र, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और कुछ इस तरह से बना लेंगे। मैंने कुछ नहीं, ठीक है। चार गुणसूत्र, हाँ, गुणसूत्रों के आप डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि उनकी जो संख्या होगी वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर दोनों डिवाइड होकर एक जोड़ा बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जोड़ा ही चलेगा। अगर हम यहाँ पे 6 बनाते हैं तो यहाँ पर 3 जोड़े बनेंगे और फिर वो 3 जोड़े रहेंगे। इसी तरह 4 अगर रहेंगे तो ये 4, मतलब जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके हिसाब से डिवीज़न होता है। यहाँ पर हम समसूत्री विभाजन को पढ़ रहे हैं, इजीली डायग्राम को बन जाए, इसलिए हमने 4 क्रोमोसोम्स को लिया है। तो ये एक पास की बीच की मध्य रेखा पर स्थित हो गए हैं। ये है मेटाफेज 2 या लेट मेजर। जैसे ये अर्ली प्रोफेज था, लेट प्रोफेज था, उसी तरह ये अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज है, ये भी मेटाफेज ही है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में धीरे धीरे ये वॉल बन जाती है। एनाफेज के टाइम ही धीरे धीरे के कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है और ये वॉल बनने लगती है। अब क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो एनाफेज में ये सबसे छोटी अवस्था है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो ये प्रोफेज है, और सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो एनाफेज है। एनाफेज में गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से विभाजित होकर 2 सहायक क्रोमेटिड बनाते हैं, और ये सहायक क्रोमेटिड तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये गुणसूत्र जो यहाँ पे है ये अब धीरे धीरे ध्रुवों की ओर पोल की ओर खिसकने लगेंगे और सहायक क्रोमेटिड बनाएंगे, और ये सहायक क्रोमेटिड तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो ये गुणसूत्र यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। कैसे ये आपस में बढ़ जाएंगे और कुछ इस तरह से अलग अलग कलर से बना के समझते हैं। ये कहने का बेसिक मीन ये है कि ये पोल की ओर चले जाते हैं, इस लाइन से अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर। इधर का इसमें भी हमें एक इसका एंगल ब्लैक रखना चाहिए और इसका एक एंगल ब्लू। सेम टाइम यहाँ भी ये चीज़ होगा। अब डायग्राम को बहुत ही ध्यान से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली आंसर लिख पाएंगे और किसी को समझा भी पाएंगे जैसे कि हम समझा रहे हैं। तो ये दो ब्लैक वाले इधर गए, 2 ब्लू वाले उधर चले गए, उसी तरह इधर भी 2 ब्लैक वाले आ जाएंगे, 2 ब्लू वाले आ जाएंगे।
तो इनका विभाजन हो गया। अब इसमें अब आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो लेयर है ये बीच में दब जाती है और गुणसूत्र जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं टीलोफेज। ये है टीलोफेज। टीलोफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं और केंद्रक कला तथा प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर पुनः प्रकट होती है। और ये जो केंद्रक कला है ये धीरे धीरे फिर से बनने लगती है, दोनों गुणसूत्र की ओर धीरे धीरे बनने लगती है। प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक कला बनने लगती है और फिर से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस टीलोफेज के बाद हमें क्या मिलती हैं? दो डॉटर सेल मिलती हैं, कुछ इस तरह की। आई थिंक आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि दो डॉटर सेल हमें मिलती हैं और ये दोनों डॉटर सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। जैसे हमें यहाँ पर डिप्लॉयड सेल थी उसी तरह यहाँ पर भी डिप्लॉयड सेल मिलती हैं। जैसे जैसे स्टेप में डिवीज़न होता जाएगा हम स्टेप का हेडिंग डाल करके और विभाजन को विस्तार पूर्वक लिखते जाएंगे, हमारा आंसर बनता जाएगा। ये है समसूत्री विभाजन और हमें हो गई 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल प्राप्त। डिप्लॉयड डॉटर सेल हमें 2 मिल गई द्विगुणित। दोनों ही क्या है? दोनों की दोनों ही 2n है, द्विगुणित है। डिप्लॉयड डॉटर सेल हमें प्राप्त हो गई। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में पढ़ा कि क्रोमोसोम को किसने बताया था, किसने देखा था? वॉल्डेयर ने देखा था और वॉल्डेयर ने प्रतिपादन किया था क्रोमोसोम का शब्द का। कुछ जीवों का हमने पढ़ा कि कितने क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं और सबसे कम किसमें होते हैं। और आज की वीडियो में हमने समसूत्री विभाजन को जाना कि समसूत्री विभाजन में कैसे होते हैं। 4 स्टेप होते हैं। प्रोफेज पहले देखिए 2 स्टेप होते हैं। केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के बाहर की ये जो लेयर है इसे बनाता है। केंद्रक विभाजन होकर क्रोमोसोम को विभाजित करता है। ये केंद्रक विभाजित हुआ है, ये केंद्रक विभाजित हुआ है और क्रोमोसोम का विभाजन किया है। तो जो क्रोमोसोम विभाजित होता है उसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण। प्रोफेज पढ़ा था, हमने मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा और टीलोफेज पढ़ा। प्रोफेज सबसे बड़ा स्टेप होता है और एनाफेज सबसे छोटा स्टेप होता है। और उनमें अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज हमने पढ़ लिया। मेटाफेज किस तरह से होता है? तर्करूप बन जाते हैं, केंद्र जो सेंट्रल वाली लाइन होती है उसके पास सब आ जाते हैं, इक्वेटर के पास सब आ जाते हैं सारे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ध्रुवों पर जाने लगते हैं, ये टीलोफेज होता है। हमने एनाफेज नहीं लिखा, सॉरी। जब ध्रुवों पर जाने लगते हैं तो एनाफेज होता है। और जब बीच में फिर से उनमें ध्रुवों पर जा करके और केंद्रक विभाजित हो जाता है, दोनों के पास एक एक केंद्रक बनने लगते हैं और उसके ऊपर लेयर आने लगती है, तो टीलोफेज होता है। टीलोफेज विभाजित हो जब कोशिका जो केंद्रक गुणसूत्र हैं आपस में विभाजित हो गए हैं तो हमें क्या मिला है? 2 डॉटर सेल मिली हैं। तो समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल्स में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। शरीर के अगर हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, किसी भी जीव का कोई अंग बढ़ता है तो सभी अंगों में क्या होता है? सोमैटिक सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। अब हम बच्चों अगले वीडियो में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस में क्या होती है कि 4 संतति कोशिकाएं मिलती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं और उनमें 2 बार विभाजन होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा
और आगे भी शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि छोटे में ही अच्छे से हमें जो समसूत्री विभाजन को मैंने जितना पॉसिबल हो सका है उतना इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया है मैंने। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए भी अगला वीडियो ज़रूर देखें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम तो बहुत कोशिश करते हैं पर लाइक्स आते ही नहीं हैं। सो प्लीज़ देखिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इजी फॉर्म में पता चले। हम हर टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से बताने का प्रयत्न करते हैं कि सभी बच्चों को इजीली समझ में आए। सो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर हम कोई स्टेप भूल जाते हैं या कुछ भी, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, या कोई इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए आज की क्लास यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।